वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का एक पेपर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा 26 दिसंबर को आपका जो है ज्योग्राफी का एग्जाम है एंड उसके बाद जस्ट फिजिकल एजुकेशन का है। तो ज्योग्राफी का हम पेपर देख लेते हैं किस पैटर्न से आपका आएगा। एंड आज आपका जो है 23 दिसंबर है, जहाँ पे आज के दिन आपका पॉलिटिकल का पेपर था। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट करके भी बताना पेपर आपका कैसा गया, क्वेश्चन आए कि नहीं आए। हमने करीब आपके 5 पेपर्स डिस्कस किए थे आपके साथ पॉलिटी के पेपर के लिए। ज्योग्राफी के पेपर की बात करें, आप सभी को पैटर्न पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 70 नंबर का ज्योग्राफी का पेपर होता है। 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। सामान्य निर्देश देख लेते हैं किस पैटर्न से आपका पेपर बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जो पेपर है टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, बी, सी और डी इसके अंदर डिवाइड होगा। सेक्शन ए देखिए, हम 1 से 17 तक आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे ये सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एक एक नंबर का रहेगा। तो ये आपका सेक्शन ए हो जाएगा। सेक्शन बी की बात करें, 18 से 23 तक इसमें शॉर्ट आंसर प्रकार की यानी शॉर्ट टाइप आंसर आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 18 और 19वां इसमें बता दिया गया कि ये आपका एक तो ये 3 नंबर का होगा, मतलब ये सभी 3 नंबर के होंगे आपके। लेकिन इसके अंदर जो पहले 2 क्वेश्चन होंगे 18वां और 19वां, इसमें ये आपका स्रोत वाला होगा, स्रोत आधारित क्वेश्चन। उसके बाद जो है आपके 3-3 नंबर के नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद सेक्शन सी की तरफ आए तो इसके अंदर 24 से 28 तक आपके 5-5 नंबर के बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एंड सेक्शन डी के अंदर आपका मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पैटर्न है आपके ज्योग्राफी का पेपर का। आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 टू 17 आर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 टू 23 एसए टाइप क्वेश्चंस, जिनमें से बताया गया क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इन सेक्शन सी 24 टू 28 क्वेश्चन जो होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपके। एंड सेक्शन डी जो कि लास्ट रहेगा आपका, वो रहेगा मानचित्र पर आधारित मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पेपर करवाया गया। आइए सेक्शन ए की तरफ आते हैं, जिसके अंदर 1 से 17 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। ये सेक्शन ए में रहेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कॉफी की किस्मों के नाम से शामिल है। अगर आप देखेंगे कॉफी की कई सारी किस्म होती है, उसके अंदर आपका दिया हुआ है अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका या उपरोक्त सभी। ये सारी क्या है, ये सभी जो है ऑप्शन डी निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर, कि सभी क्या है कॉफी की किस्में। जैसे आप देखेंगे ना कि चावल की कई सारी किस्में होती है, जिसमें आपका जो है पक्के चावल, कच्चे चावल, या उसके अंदर भी कई सारे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कॉफी की भी किस्में होती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध माना जाता है अरेबिका। ये वाला ऑप्शन ए जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है अपने रस के लिए। बाकी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सभी जो है कॉफी की किस्मों में आता है। बाकी आप सभी को पता होगा भारत के अंदर जो असम राज्य है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है असम के अंदर जो है कॉफी की जो फसल है वो उगाई जाती है। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेम्स ऑफ वेराइटीज ऑफ कॉफी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, जिसके अंदर आपके ऑप्शन दिए हुए जैसे अरेबिका, रोबस्ता, लिवारिया, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो है कॉफी की किस्मों में शामिल है। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, विश्व में किस देश की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है और कितनी। अगर हम देखें विश्व के अंदर जनसंख्या की वृद्धि दर बोला गया है, इस कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, साइबेरिया में, अफ्रीका में, लाइबेरिया में या लिताविया में। अगर हम देखें तो ये लाइबेरिया जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 8.2% से इस यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि दर के नुकसान भी है, कहीं कहीं फायदे भी है। जहाँ पे कम है वहां पे इसको ज्यादा करने की जरूरत है, जहाँ पे बहुत ज्यादा है वहां पे कम करने की जरूरत है। ठीक है, एक इक्वल रहना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक जो लाइबेरिया है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड कितनी पूछा गया था, तो 8.2% से जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम इसी को, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे लाइबेरिया 8.2%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे जनसंख्या और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए एक सहज प्रयास के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, प्रवास। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही आ जाएगा, यानी
प्रवास, इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए जैसे विकास दर, जन्म दर या मृत्यु संख्या। अगर हम देखें जहाँ पर एक पूरी जगह या क्षेत्र है, यहाँ पे कहीं पे क्या है जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनको क्या कर दिया जाता है, यहाँ के लोग यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ की जनसंख्या और यहाँ की जनसंख्या थोड़ी इक्वल हो जाएगी, ठीक है, संतुलन में आ जाएगी। एंड संसाधनों के बीच जो है वो भी, अगर यहाँ पे पूरी जगह संसाधन है और किसी एक ही जगह जनसंख्या निवास कर रही है, तो प्रवास कर जो है दूसरी जगह जाकर संतुलन बनाए रख सकती है। तो ये प्रवास के कारण हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्पॉन्टेनियस अटेम्प्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। तो माइग्रेशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के दूसरे चरण से संबंधित है? जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत आप सभी जानते होंगे, जिसके अंदर जो है इसके सिद्धांत दिए जाते हैं, जैसे टाइम वाइज दिए जाते हैं, आपके 1921 से लेकर 1900 से लेकर ऐसा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि हर 10 साल बाद या 11 साल बाद जो है कितनी जनसंख्या, जो संक्रमण सिद्धांत था उसका चरण दिखाया जाता है इसके अंदर। तो कई सारे पार्ट है जिसमें पहला चरण है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसमें आपसे दूसरा पूछा गया है, तो इसमें होता क्या है, ऑप्शन दिए हुए आपके प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर में काफी गिरावट आई थी, तो ये दूसरे चरण से संबंधित नहीं है। मृत्यु दर में गिरावट लेकिन प्रजनन क्षमता में उच्च बनी थी, तो ये आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर अधिक है, ये गलत हो जाएगा। प्रजनन क्षमता में गिरावट और मृत्यु दर उच्च, ये भी गलत हो जाएगा। सी, अगर हम देखें बी को, तो ये सही है आपका। मृत्यु दर में क्या है, गिरावट देखने को मिली थी, यानी जो मौतों की संख्या थी उसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन प्रजनन क्षमता क्या है, उच्च बनी हुई थी। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज रिलेटेड टू द सेकंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो यहाँ पे डेथ रेट डिक्लाइन बट जो है फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पूछा गया है न्यू मैंगलोर के बारे में कि बंदरगाहों से प्रमुख निर्यात क्या है। अगर आप देखेंगे बंदरगाह क्या होते हैं, यहाँ पे अगर आप भारत को देखेंगे, भारत के नक्शे को, मैप को, तो यहाँ पे कई सारे हमारे पोर्ट बने हुए, ठीक है, जैसे चेन्नई में भी हमारा, महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ पे हमारे कई सारे पोर्ट बने हुए हैं जिसको बंदरगाह कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, सामान सामान का एक देश से दूसरे देश जो है ले जाना ले आना होता है। कई सारे हमारे पोर्ट है जो कि वहीं संभव है जहां जिसकी सीमा क्या हो, समुद्री मार्ग से मिल रही हो, ठीक है, तो भारत का मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया न्यू मैंगलोर बंदरगाह से प्रमुख निर्यात क्या है। निर्यात मतलब क्या होता है, एक तो हम आयात करते हैं यानी लाते हैं, और एक करते हैं हम निर्यात यानी भेजते हैं यहाँ। तो क्या चीजें हम करते हैं, कोयला, लो एश, तांबा या अब्र। यहाँ पे ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा, लो एश का हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि मैंगलोर इसी के लिए प्रसिद्ध है। पांचवें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट आर द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो यहाँ पे आयरन और यहाँ पे ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कांडला बंदरगाह की एक विशेषता है। तो ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसका बंदरगाह जुआरी मोहाना में स्थित है। ये कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है, ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। अगर हम इनमें राइट आंसर देखें तो ये आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। ये कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कांडला पोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं एंड इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इनमें से बोला गया है गलत सुमेलित जो किया गया है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान किया गया आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, हम कोयला खनन केंद्र दिया हुआ है एंड यहाँ पे स्टेट के नाम दिए हुए हैं, जैसे तेलंगाना सिंगरेनी, ये सही हो जाएगा। महाराष्ट्र कोरबा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी हम ऑप्शन देखिए, उड़ीसा तालचेर आ जाएगा एंड पश्चिम बंगाल में रानीगंज, तो ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी महाराष्ट्र कोरबा में नहीं है ये कोयला खनन केंद्र, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि गलत है। आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत के दिए गए प्राकृतिक गैस भंडार के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में आपको पहचान करना है। भारत के दिए गए प्राकृतिक गैस भंडार के लिए पश्चिम से पूर्व, अगर आप भारत के मैप को देखेंगे, मैं एक बार हल्का सा बना के आपको समझा देता हूँ। जैसे आप भारत के मैप को देखेंगे तो क्या है, ये पूरब होता है और ये आपका जो है पश्चिम होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन बोला गया पश्चिम से पूरब की ओर, यानी यहाँ से लेकर अपने यहाँ तक जो है, पूरब तक जो है स्थान प्राकृतिक गैस भंडार के लिए पश्चिम से पूरब की ओर स्थान के लिए सही क्रम में आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखेंगे
अंकलेश्वर, त्रिपुरा, जैसलमेर। यहाँ पे देखेंगे त्रिपुरा जो है कहाँ आपका पूर्व में आ जाता है, तो ये गलती हो जाएगा। जैसलमेर, अंकलेश्वर, कृष्णा गोदावरी बेसिन और त्रिपुरा। ऑप्शन बी देखेंगे, ये आपका सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे त्रिपुरा ये गलती हो जाएगा क्योंकि ये पूर्व से स्टार्ट हो गया। कृष्णा गोदावरी बेसिन, अंकलेश्वर, त्रिपुरा और जैसलमेर। जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन बी इसका, यानी पश्चिम से लेके पूर्व की ओर जा रहा है, तो जैसलमेर, अंकलेश्वर, कृष्णा गोदावरी बेसिन और त्रिपुरा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर द गिवन नेचुरल गैस रिवर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जैसलमेर, अंकलेश्वर, कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड त्रिपुरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नौवे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नौवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के औद्योगिक शहर है? तो यहाँ पे आपके दिए हुए ऑप्शन हुगली, सेलम, भिलाई, जमशेदपुर, पुष्कर, उज्जैन, कोटम्बटूर, नई दिल्ली, इम्फाल या चंडीगढ़, मुगल सराय या शिलोंग। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें भारत के औद्योगिक शहर की बात हुई है जिसके अंदर आपका हुगली, सेलम और भिलाई ये आता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। नौवे क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ इंडिया? तो हुगली, ठीक है, ये ऑप्शन जो आपका ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हुगली हो गया, सेलम हो गया, भिलाई हो गया। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, भारत में शहरी बस्तियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ध्यान देना, आपको शहर के बारे में बोला गया, शहरी बस्तियों में कौन सी विशेषता है आपको बतानी है। तो जीवन का जटिल तरीका, तैयार माल का निर्माण और नोड्स के आर्थिक विकास। यहाँ पे अगर हम देखें, दूसरा है ऑप्शन अतरंग सामाजिक संबंध, मुख्य रूप से प्राथमिक और आर्थिक गतिविधियां, लोग कम गतिशील होते हैं। प्राथमिक गतिविधियां होता नहीं है शहरों में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधियों पर आधारित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, खराब परिवहन नेटवर्क, सामाजिक संबंध, अतरंग। तो खराब परिवहन नेटवर्क नहीं होता यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। पहला देखिए, जीवन का जटिल तरीका होता है, तैयार माल जो होता है उसका निर्माण होता है, और नोड्स के आर्थिक विकास, ये आपका जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा शहरी बस्तियों की विशेषताओं में। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया? तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नोड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11वें क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें, भूतापीय उत्पन्न करने का क्रम निम्नलिखित। तो यहाँ पे भूतापीय उत्पन्न करने के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यह इतना गर्म होता है कि जब ये पृथ्वी की सतह पर चढ़ता है तो भाप में बदल जाता है। ये क्षेत्र में भूजल, जहाँ पे भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, चट्टानों से ऊष्मा को अवशोषित करता है और गर्म हो जाता है। इस भाप का उपयोग टरबाइनों को चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा मौजूद है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी उत्तरोत्तर गर्म होती जाती है। अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए, ऐसे क्षेत्रों में भूजल, यानी जहाँ पे भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, चट्टानों से ऊष्मा को अवशोषित करता है और गर्म हो जाता है। सेकंड ये हो जाएगा आपका। अगर हम देखें फिर इसके बाद यह इतना गर्म हो जाता है कि पृथ्वी की सतह पर चढ़ता है तो भाप में बदल जाता है। तीसरा ये हो जाएगा, और फोर्थ जो बच गया आपका ये हो जाएगा। अगर हम देखो ऑप्शन में आपका, तो यहाँ पे सबसे पहला चौथा, दूसरा, फिर आपका पहला, फिर इसके बाद तीसरा। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही बैठ रहा है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच जो है जियोथर्मल इज जनरेटेड एज फॉलो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपके दिए हुए पॉइंट्स, आप इन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रहेगा चौथा रहेगा आपका पहले नंबर पे, दूसरा रहेगा आपका सेकंड नंबर पे, फिर आपका जो है पहला थर्ड नंबर पे, एंड फोर्थ नंबर पे आपका थर्ड वाला पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना। आगे हम आते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन जो है आपका कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करना है। तो कथन क्या दिया हुआ है? हालांकि विश्व व्यापार संगठन की आलोचना और विरोध उन लोगों द्वारा किया गया है जो मुक्त व्यापार और आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में चिंतित है। सही हो जाएगा। मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक समृद्ध नहीं बनाता, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम विकल्प, तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य और कथन दूसरा, कथन पहले का जो है सही के कारण को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
यहाँ पे आपके दिए हुए जैसे WTO का क्या है, अपोज किया जाता है, who are concerned about the effect of free trade and economic globalization. Free trade does not make the life of ordinary people more जो है prosperous. तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन जो बी है आपका, बोथ द स्टेटमेंट सही है दोनों एंड करेक्टली जो है रीजन देता है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, अभिकथन दिया हुआ है, बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है, आप सभी को पता होगा जिस कई प्रकार की बस्तियां होती है, अर्थ गोलाकार बस्ती, ठीक है, रेखिक बस्ती, कई सारी बस्तियां होती है, आपने पढ़े होंगे प्रकारों के बारे में। कारण दिया हुआ है, विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये बात सही है। भौतिक कारक होते हैं, जैसे आप देखेंगे कहीं पे क्या है, पहाड़ है, कहीं पे हमारा जो मैदान है क्या है, जैसे मैदान का मतलब हमारी सतह जमीन, कहीं पे आप देखेंगे समतल है यानी बराबर है, कहीं पे देखेंगे पहाड़ है ऐसे। तो अगर आप हरिद्वार हो गया या नॉर्थ साइड देखेंगे तो वहां पे क्या है, पहाड़ है, तो वहां पे जो बस्तियां रहती है वो अलग टाइप की रहती है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है ये। तो दोनों ही यहाँ पे हमें सही देखने को मिल रहे हैं, दोनों कथन सही है, और कथन जो पहला कथन दूसरा कथन एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये आपका डंडा ये वाला है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ है, सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, वेरियस फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 14वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 14वां क्वेश्चन है आपका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र इतिहास में प्रारंभिक काल से बसे हुए हैं, कारण क्या है, मैदानी क्षेत्र फसलों के उत्पादन और सड़कों और उद्योग के निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, भूमध्य सागरीय क्षेत्र इतिहास में प्रारंभिक काल से बसे हुए हैं, मैदानी क्षेत्र फसलों के उत्पादन और सड़कों और उद्योग के निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन क्या है, सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, तो ये 14वें का डी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है 14वां क्वेश्चन एंड रीजन दिया हुआ है, एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों सही है कथन एंड बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट का। आगे हम आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक, जो कि सेक्शन ए में ही रहेगा, आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू स्रोत आधारित क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आपका स्रोत दिया हुआ है, केस स्टडी दिया हुआ है एंड इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो केस स्टडी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, मैं आपको एक दो बार दिखा देता हूँ ताकि आप जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़। 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15वां क्वेश्चन है, जल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि रालगेन सिद्धि में समृद्धि लेकर आई। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इसको पढ़ेंगे केस स्टडी को, तो आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा आंसर। जैसे रालगेन सिद्धि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव है, यह पूरे देश में वाटर शेड विकास के लिए एक उदाहरण बन गया। तो वाटर शेड विकास के लिए जो है उदाहरण बन गया, तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, जल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि रालगेट सिद्धि में समृद्धि लेकर जो है आई, वह है वाटर शेड विकास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16वां क्वेश्चन है, गांव में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए। गांव के अंदर क्या है, लोकतांत्रिक भागीदारी बना, ठीक है, बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें की गई। तो यहाँ पे देखेंगे, स्कूल का निर्माण किया गया, इससे बच्चे पढ़ते हैं, इसमें लोकतांत्रिक भागीदारी नहीं हो सकती। स्थानीय निकाय चुनाव, शराब निषेध या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे, स्थानीय निकाय चुनाव यानी छोटे लेवल पे भी चुनाव कराकर जो है एक तरह से लीडर को जो है खड़ा करना, ये इसके अंदर आ जाएगा, जिससे जो है गांव के अंदर भी क्या हो, लोकतांत्रिक रूप से भागीदारी सबकी सुनिश्चित हो सके। 17वें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने रालगेट सिद्धि को सरकार की वित्तीय सहायता से स्वतंत्र किया। तो यहाँ पे शराब का निषेध, स्वैच्छिक श्रम, स्थानीय निकाय चुनाव या कृषि। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एंड यहाँ पे इसके अंदर आप अगर ढूंढना चाहते हैं तो इसके अंदर भी मिल जाएगा आपको आंसर, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए समझना पड़ेगा। बाकी मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका स्वैच्छिक श्रम, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। कि किसने रालगेट सिद्धि को सरकार की वित्तीय सहायता से स्वतंत्र किया, तो वो है स्वैच्छिक श्रम ने। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17वां एंड क्वेश्चन नंबर आपका 15, 16, 17 इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है केस स्टडी एंड इससे रिलेटेड भी वही क्वेश्चन है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वाटर जो है कंजर्वेशन प्रोस्पेरिटी ऑफ जो है रिलीगन सिद्धि, तो यहाँ पे जो है वाटर स्टेट डेवलपमेंट, ऑप्शन बी निकल के इसका राइट आंसर आ जाएगा।
सोलवे की बात करें हम, सोलवे का राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, लोकल बॉडी इलेक्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन टू इंक्रीज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द विलेज, तो यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, वॉलेंट्री लेबर, ऑप्शन बी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे आपके, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ये आपका पूरा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। एंड सेक्शन ए में आपका 1 से लेके 17 तक क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे जो आपसे पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, वहां से डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी में आप सभी के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 18वें से लेकर आपके 3-3 नंबर के ये सभी क्वेश्चन होंगे। तो ये सबसे पहले 18वां और 19वां जो है आपका गद्यांश दिया रहेगा, एंड इसमें से ही आपको आंसर देने। जैसे बोला गया है पहला क्वेश्चन, गद्दी जनजातीय समुदाय ने हिमालयी क्षेत्र में एक अलग पहचान कैसे बनाए रखी। तो अगर आप देखेंगे इनके हिमालयी क्षेत्र में इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। कैसे? इन्होंने क्या है, उन्होंने पारगमन का अभ्यास किया और गद्दी अली बोली के माध्यम से बातचीत करी। एक यहाँ पे बोली थी गद्दी अली, इनका माध्यम से इन्होंने बातचीत करी, तो इन्होंने क्या अपनी पहचान एक अलग बनाई। बाकी आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा इसका अंदर। जैसे यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे दिया जिन्होंने हिमालय क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाए रखी, गद्दी निवास के बारे में बात हुई है, निवासियों के बारे में बात हुई है, वह पारगमन का अभ्यास करते रहे और गद्दी अली बोली के माध्यम से क्या है, बातचीत किया करते थे, जो कि उनको क्या है, हिमालय क्षेत्र में एक अलग पहचान देती थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, किन कारकों ने क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था को पिछड़ा रहने के लिए प्रभावित किया। तो क्या रीजन थे जिसकी वजह से समाज और अर्थव्यवस्था को पिछड़ा रहने के लिए प्रभावित किया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है कई कारण है जिसमें जो है यहाँ पे बोला गया है। इसमें 2000 की जनगणना के अनुसार देखें तो जनसंख्या एक तरह से इनकी एक जनसंख्या हो गया कारण में, भौगोलिक और राजनीतिक अलगाव और सामाजिक आर्थिक अभाव का अनुभव, एक तो ये डाल सकते हैं आप। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जलवायु हो गया, जलवायु परिस्थितियां थी, कम संसाधन आधार और नाजुक वातावरण, इन कारणों की वजह से जो है यहाँ के जो अर्थव्यवस्था और समाज है उसको प्रभावित हुआ, वो प्रभावित हुए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तो कौन से क्षेत्रों को दी गई, परिवहन और संचार को, कृषि और संबंध गतिविधियां और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वोच्चता जो है की जो है प्राथमिकता दी। अगर हम देखिए इसका पैसेज के अंदर यानी गद्यांश के अंदर आंसर, तो कौन कौन सी परियोजना यहाँ पे लिखी है, परिवहन और संचार हो गया, कृषि और संबंध गतिविधियां और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18वां। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे इसके क्वेश्चंस नीचे की तरफ पूछे गए, जिसके अंदर देखें हम क्वेश्चन, हाउ हाउ हैज द गड्डी ट्राइबल कम्युनिटी मेंटेन्ड जो है डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन। तो यहाँ पे जैसा कि बताया उनकी एक तो बोली अलग थी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर हैव जो है इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन टू रिमेन जो है बैकवर्ड। तो यहाँ पे लैक ऑफ लो रिसोर्सेज आप डाल सकते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन डाल सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। एंड थर्ड की बात करें, विच एरियाज वर गिवन टॉप प्रायोरिटी अंडर द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को लेकर हो गया, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस को लेकर हो गया। तो ये पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये 18वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इस मानचित्र को देखेंगे, जिसके अंदर आप इस मानचित्र को देख के आपको पता होगा कि ये रूस का है, रूस के यहाँ के बारे में बात हुई है। रूस जो कि एशिया में कुछ पार्ट जो उसका पार्ट आता है उसके बारे में। एंड यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे लाइन का नाम बताए और उस देश का नाम बताए जहाँ ये स्थित है। तो रेलवे लाइन कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है ये, और ये एशियाई रूस में स्थित है, ठीक है। रूस का जो पार्ट है जो कि एशिया के अंदर आता है वहां पर ये स्थित है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी के रूप में चिन्हित स्टेशनों के नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हम ए और बी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ए यहाँ दिया हुआ है एंड बी यहाँ पे दिया हुआ है। ए क्या है यहाँ पे, मास्को, ये मास्को हो जाएगा। एंड यहाँ पे बी क्या है, चिता, ये रूस के अंदर है, दोनों ही रूस के अंदर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। एंड यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, एशिया में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्यों है, इसके दो कारण बता रहे हैं। एक तरह से
एक क्या है, एशिया क्षेत्र को क्या है, पश्चिमी यूरोपीय जो बाजार है उसको खोलने में मदद करता है। यानी एशिया के जो कंट्रीज है वो अपना सामान जो है आयात निर्यात कर पाते हैं पश्चिमी यूरोप के साथ, एक फायदा ये है। और चिता की बात करें, चिता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है और इरकुत्स्क एक फर केंद्र है जो उन्हें दक्षिण में ओडिशा से जोड़ता है। ये हो जाएगा इसका आंसर तीसरे का। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19वां, जो कि हिंदी मीडियम में था, इंग्लिश मीडियम में आपका नीचे दिया हुआ है। मैप कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे एंड इससे रिलेटेड वही क्वेश्चन है सेम। नेम द रेलवे लाइन एंड नेम द कंट्री वेयर इज लोकेटेड। तो रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है एंड ये जो है एशियन रसिया के अंदर लोकेट। सेकंड क्वेश्चन है नेम द जो है स्टेशन मार्क एस ए एंड बी। तो यहाँ पे मॉस्को एंड चिता, ये मैंने आपको बताया। थर्ड देखिए, गिव टू रीजन व्हाई इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट जो है रोड इन एशिया। तो एशियन जो रीजन है उसको जोड़ता है किससे, वेस्टर्न यूरोप, एक तरह से वेस्टर्न यूरोप के मार्केट से जोड़ता है। एंड चीता इज एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सेंटर है एंड जो है फॉर सेंटर कनेक्ट देम टू ओडिशा इन द साउथ। तो ये आपके रीजन हो जाएंगे जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पे आपका जो है सेक्शन जो सेक्शन बी है उसके 18वें 19वें क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। स्वामित्व के आधार पर देखें हम तो दो है, एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है, एक निजी क्षेत्र होता है। इसके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करें तो उद्योग क्या है, दो टाइप के, अगर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर देखें। सार्वजनिक उद्योग कौन से उद्योग होते हैं, जो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार चलाती है ऐसे उद्योगों को, सरकार ही इनका प्रबंधन करती है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच है, जैसे लौह इस्पात उद्योग को हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। अधिकतर समाजवादी साम्यवादी देशों में ऐसा होता है। साम्यवादी देशों में ऐसी होता है कि ज्यादातर जो है सरकार के कंट्रोल में होता है, 90 to 95% जो है सरकार के कंट्रोल में ही होता है, वहां निजी क्षेत्र नहीं होता। लेकिन निजी क्षेत्र में भी होता है। अगर हम उद्योग देखें तो वो होता है जैसे आप सब या हम सब जो है अपना उद्योग एक लगा लेते हैं। जैसे एक उद्योग का मालिक एक ही व्यक्ति होता है या कंपनी होती है। व्यक्ति या निजी कंपनियां इन उद्योगों का प्रबंधन करती है। पूंजीवाद देशों में ये व्यवस्था होती है। भारत में देखिए हम टाटा समूह, बिरला जो है, रिलायंस इंडस्ट्री, ये इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये निजी क्षेत्र के उद्योग है। एक होता है संयुक्त क्षेत्र, उसके अंदर क्या है, सरकार भी और निजी कंपनियां भी, यानी आम लोग में से कोई एक व्यक्ति और सरकार जो है मिलकर काम करती है। जैसे कुछ उद्योग का संचालन सरकार और निजी कंपनियों मिलकर करती है। जैसे आपका एचपीसीएल हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तथा मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी एचपीसीएल, ये आपका इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा, जो उद्योग होते हैं वो स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और स्वामित्व। सार्वजनिक क्षेत्र में आप डाल ले तो सरकार, ठीक है, यहाँ पे सरकार आ गया। निजी क्षेत्र में क्या होता है, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, कोई व्यक्ति का इसका हकदार होता है, मालिक होता है। एंड एक होता है आपका दोनों ही होता है, जिसको हम कहते हैं आपका जो है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में क्या है, सरकार और व्यक्ति दोनों ही मिलकर इसको चलाते हैं, ठीक है। तो दोनों की पार्टनरशिप रहती है, आप एक तरह से ये कह सकते हो। तो ये स्वामित्व के आधार पर ये आपका हो जाएगा। उद्योगों को तीन भागों में बांटा गया है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे पब्लिक एरिया हो जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर आप कह सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री जो रहती है अंडर द गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट ओनली में जो है मैनेज करती है इसे। एंड मैनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर इन द पब्लिक सेक्टर सच एज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये आपका आ जाएगा। दिस हैपन इन मोस्ट जो है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता है ऐसा। तो ये आपका आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल या कोई एक ऑन जो है, कोई एक व्यक्ति इसको ऑन करता है या कोई कंपनी करती है। इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज मैनेज दिस इंडस्ट्रीज। द सिस्टम जो है प्रिवेल्स इन कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर ये जो है ज्यादातर होता है। इसके एग्जांपल जैसे टाटा ग्रुप हो गया, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ये इसके एग्जांपल। कंबाइंड एरिया भी होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट और पीपल, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही चीजें मिलकर करती है काम। तो इसके अंदर आपका एचपीसीएल जैसे एग्जांपल के लिए, एचएमएफएल आ गया, ये हो सकता है एग्जांपल के लिए। एचपीसीएल जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, तो ये आपके दोनों हो जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम में ये कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके अंदर और दिया हुआ है। एंड और में पूछा गया, एक साफ और नामांकित आरेख की सहायता से जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 चरणों की आपको व्याख्या करने के लिए बोली गई है। तो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, दूसरे चरण के बारे में एमसीक्यू में पूछा गया था। 3 चरण, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 चरण अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है, ये आपका दिया हुआ है।
और मैंने आपको 4 गलती से बता दिया, 3 चरण होते हैं। यहाँ पे पहले चरण में देखें तो उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर है, क्योंकि लोग महामारी और परिवर्तनशील खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिए अधिक प्रजनन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी और अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं, जहाँ बड़े परिवार की एक संपत्ति है। जीवन प्रत्याशा कम है। लोग ज्यादातर निरक्षर यानी अशिक्षित है और उनके पास निम्न स्तर की तकनीक और 200 साल पहले दुनिया के सभी देश इस अवस्था में थे। अगर 200 साल पहले की बात करें तो सभी देश कैसी अवस्था में थे? पहले चरण में। दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है? प्रजनन क्षमता अधिक बनी रहती है, लेकिन इस समय के साथ इसमें गिरावट आती है। ये मृत्यु दर में कमी के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार से मृत्यु दर में गिरावट आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि अधिक है। लास्ट के चरण में देखें तो प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों में काफी गिरावट आती है और जनसंख्या या तो स्थिर है या धीरे-धीरे बढ़ती है। जनसंख्या शहरीकृत हो जाती है, साक्षर हो जाती है और उच्च तकनीक जानकारी रखती है और जानबूझकर परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे पता चलता है कि मनुष्य क्या है, अत्यंत लचीला और अपनी प्रजनन क्षमता को समायोजित करने में सक्षम है। तो ये आप डाल सकते हैं तीनों चरणों के बारे में कुछ इस तरह से, और यहाँ पे चित्र बना के कुछ इस तरह से समझाया गया। आगे हम देखिए इसी को इंग्लिश मीडियम में विद द हेल्प ऑफ द नीट एंड जो है लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आपका बनाया गया है एंड यहाँ पे इसके आंसर जो है एक्सप्लेन किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले स्टेज को, सेकंड स्टेज को एंड थर्ड स्टेज को। इंग्लिश मीडियम में है, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें बोला गया है कुटीर निर्माण या घरेलू उद्योग की विशेषता का परीक्षण। घरेलू उद्योग जो आप सब देखते होंगे, कोई आप सामान ले आते हैं बनाने के लिए और आपको मतलब बहुत छोटा उद्योग होता है ये, जिसके अंदर जो है घर के ही लोग करते हैं इसके अंदर काम, कोई बाहर का नहीं होता। ज़्यादा औजारों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पे आप देखिए ये सबसे छोटी निर्माण इकाई है। कारीगरों द्वारा जो है स्थानीय कच्चे माल और साधारण औजारों का उपयोग किया जाता है। परिवार के सदस्य की मदद से कारीगरों के घरों में रोजमर्रा के उपयोग के लिए सामान का उत्पादन किया जाता है। तो ये बहुत छोटे स्तर पे होता है। अगर आप देखते होंगे तो आज के समय क्या है कि घर के अंदर भी कोई-कोई काम होता है। जैसे कंपनी जो है लोगों को देती है काम कि घर में आप बैठ के करिए, उसमें परिवार के लोग ही जो है करते हैं काम। ऐसे काम को जो है हम घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे एग्जामिन द फीचर ऑफ कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो बहुत स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहता है। यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स एंड सिंपल टूल्स बाय आर्टिसंस। गुड्स फॉर एवरीडे यूज आर जो है प्रोड्यूस्ड इन द होम्स ऑफ आर्टिसंस विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आए। मनुष्यों का प्राकृतिकरण प्रकृति के मानवीकरण का से किस प्रकार भिन्न है? मनुष्यों का प्राकृतिकरण प्रकृति के मानवीकरण से किस प्रकार भिन्न है? मनुष्य के प्राकृतिकरण को अगर हम देखें तो ये प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच बातचीत के प्रारंभिक चरणों को संदर्भित करता है, जहां मनुष्य प्रकृति के आदेशों को अनुकूल रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत निम्न स्तर पर प्रौद्योगिकी सामाजिक विकास को इंगित करता है। यहाँ पे कम विकास होता है लेकिन प्रकृति के अंदर होता है। प्रकृति का मानवीकरण होता है जिसके अंदर यह प्रकृति की शक्तियां और प्रकृति को समझने वाले मनुष्य के बीच बातचीत को संदर्भित करता है। ये कुशल प्रौद्योगिकी का विकास बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करता है। मनुष्य आवश्यकता की स्थिति स्वतंत्रता की स्थिति से की ओर बढ़ता है। आवश्यकता से स्वतंत्रता की स्थिति की ओर बढ़ता है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण। ये डिफरेंसेस है इसके अंदर। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है एंड यहाँ पे इसके आंसर्स आप देख सकते हैं, दोनों ही पॉइंट दिए हुए हैं जिसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो पढ़ लें इन क्वेश्चन पॉइंट्स को, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आगे हम आते हैं, आप क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे इसी के अंदर अथवा दिया हुआ है एंड इसमें छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर बताया गया। तो पूछा गया है आपको बताना है। तो छोटे पैमाने के उद्योग क्या होता है? जिसको जो उद्योग जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, बहुत जो है इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, यानी पास ही कच्चे माल का उपयोग होता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों का क्रय शक्ति जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार के उद्योग में निर्माण जो स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। बड़े पैमाने के उद्योग वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, यानी पढ़े लिखे लोगों की, के साथ-साथ यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत बड़ा बाज़ार, ठीक है? तो दूर-दराज क्षेत्रों में बेचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है इसका
अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये बड़े पैमाने के उद्योगों में आ जाए। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पॉइंट दिए हुए, जिसमें बहुत ज्यादा जो है लोकल रॉ मटेरियल का ही यूज होता है इसके अंदर, इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री रहती है उससे कम होता है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई, हम यहीं तक रखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन नंबर 23 है वहां से हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। बाकी 22 तक हम यहीं तक छोड़ देते हैं, पार्ट 2 के अंदर हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ज्योग्राफी का पेपर किस पैटर्न से आएगा आपका। एंड ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जब वीडियोस बन जाएगी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो नीचे आपको राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करके और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देंगे तो जब भी हम कोई नई वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।